गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मॉडल सेट होगा वो बिहार एसएससी सीजीएल का होगा और इसमें बिहार एसएससी द्वारा इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाले उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और एईडीओ का जो एग्जाम होने वाले हैं बीपीएससी द्वारा इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये कलेक्शन होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। कह रहा है कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो शब्द हिंदू हिंदू शब्द किसमें सम्मिलित नहीं करता है। मतलब कौन से इस जो धर्म है जो इसके तहत मतलब हिंदू के तहत नहीं आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। पारसी जो धर्म है वो हिंदू के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू के अंतर्गत आते हैं, सिख धर्म हिंदू के अंतर्गत आते हैं, जैन धर्म भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 में कह रहा है किसी किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 देखेंगे। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 20 में ये प्रावधान किया गया है कि दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या कर रहा है कि सूरज से निकलने वाली रेडिएशन से जीवन सुरक्षा करता है। कौन जीवन सुरक्षा करता है आपको बताना है। देखिए सूरज से निकलने वाला जो रेडिएशन है उससे ओजोन परत हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जो स्किन कैंसर होने से, स्किन डिजीज होने से बचाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। 5 में देख रहा है कि ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? देखिए ओजोन परत जो है वो हमारे समताप मंडल पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? समताप मंडल में अवस्थित है। 6 देंगे। कह रहा है कि अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडल में पाई जाती है? आपको बताना है। देखिए अधिकांश जो मौसमी गतिविधियां है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। जो सबसे बाहरी मंडल है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। वो वहीं पे मौसम की सारी गतिविधियां होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में कह रहा है क्वार्टराइज कायांतरित होती है। क्वार्टराइज पत्थर है वो क्या मतलब रूपांतरित किस में होती है? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो आंसर होगा वो बलुआ पत्थर से क्वार्टराइज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? आपको बताना है। देखिए भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है डिगबोही जो असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। 9 में क्या कर रहा है? देखिए 9 में कह रहा है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? आपको बताना है कि जो खनिज तेल कुआं है सर्वप्रथम कहाँ खोदा गया था। तो ये आंसर होगा माकूम में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा माकूम में। लेकिन अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? पेट्रोलियम का उत्पादक कौन राज्य सबसे ज्यादा करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो गुजरात में सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पाद होता है। 11वें में क्वेश्चन देंगे। कह रहा है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आपको बताना। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी जो है सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तिब्बत का पठार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या कर रहा है? 12 में देखेंगे। 12 में भारत में पेट्रोलियम का दोबारा हो गया है, गुजरात है। 13 देखेंगे। कह रहा है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये भी दोबारा हो गया, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 कह रहा है ले अवस्थित है। ले कहाँ अवस्थित है? तो देखिए ले जो है ले हमारे सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है। ले हमारे सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है ले। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन है जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? आपको बताना है। देखिए जो इसका आंसर होगा वो नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कह रहा है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? देखिए ये भी दोबारा है, सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोपेन जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु ANW पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो आंसर है दक्षिण पूर्वीय तट।
दक्षिण पूर्वी तट पे लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है। 18 देखेंगे कह रहा है कि ले अवस्थित, देखिए सिंधु के बाएं तट पर अवस्थित है। निम्नलिखित पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? इसका भी आंसर नर्मदा नदी है। ये दोबारा हो गया मिस टाइपिंग के कारण। नर्मदा नदी, इससे क्या होगा आप लोग को याद भी हो जाएगा, दो बार क्वेश्चन आ गया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में करा भारत के किस राज्य में फुलहर फुलहर झील स्थित है? बताना है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में फुलहर झील अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में क्रेटर निर्मित झील है कौन? इसमें से आपको बताना है कौन क्रेटर निर्मित झील है। देखिए लोनार झील जो है क्रेटर निर्मित झील है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है। देखिए यमुना की सहायक नदी रामगंगा नहीं है। केन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी ये यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? आपको बताना है कि रुद्रप्रयाग जो है किन दो नदियों के संगम पे स्थित है। तो जो इसका आंसर होगा अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के बीच में जो संगम होता है वहीं पे रुद्रप्रयाग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है तो गोदावरी नदी जो है अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। बाकी नर्मदा नदी, तावा नदी और सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 क्या कर रहा है? 25 में कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना था। मतलब प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कब तक कराना था सर्व शिक्षा अभियान के तहत? तो इसका जो आंसर होगा 2007 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। देखिए भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को परिभाषित कैलोरी प्रति से परिभाषित किया कि कितना कैलोरी मतलब एक गरीब को मिल रहा है या एक अमीर व्यक्ति को कितना कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है, ये इसी से डिसाइड होता है कि आप गरीब है या अमीर है। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर को आकलन किया जाता है। निर्धनता के आकलन किया जाता है, आपको बताना। देखिए निर्धनता का आकलन जो होता है वो परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर होता है। परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर होता है। क्वेश्चन 28 देंगे, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? देखिए गरीबी उन्मूलन का जो नारा था छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आगे देखेंगे पर निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? देखिए अष्टभुजीय मकबरा कौन है? तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो अष्टभुजीय है मकबरा। जो मकबरा बना है उसका 8 को भुजा है, इस तरह 8 भुजा में मकबरा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। देखिए वेदांत ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? वेदांत ज्योतिष के लेखक, देखिए जो वेदांत ज्योतिष के लेखक है लगध है। लगध के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक वेदांत ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग सिंह के छल्ले की एक माला का प्रमाण मिले हैं? बताना। देखिए ये जो है ये महदहा से, कहाँ से? महदहा से मृग सिंह के एक छल्ले का माला का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन 32 देंगे। 32 पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। जहां पे देखिए का जो निकासी का सिद्धांत जो स्थापित किया गया था इनमें से कोई बनारस अधिवेशन में भी नहीं किया गया था और सूरत अधिवेशन में भी नहीं किया था, कलकत्ता अधिवेशन में भी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर आगे देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित आपको बताना है। देखिए ये नेविल मैक्सवेल और इंडियाज चाइना वार ये दोनों एक दूसरे से सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? मतलब प्राचीन स्मारकों का संरक्षण होगा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? देखिए जो इसका 34 का आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय में स्मारक संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 करा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए एस विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था आपको बताना है। देखिए दूसरा सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 36 करा निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु उसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है और इसे समाप्त किया जा सकता है। 37 राज्य विधानसभा का निर्वाचन और संचालन करता है कौन करता है। देखिए राज्य विधानसभा का निर्वाचन और संचालन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। 38 देखेंगे कह रहा है कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी। जो 1956 के जो पुनर्गठन हुआ था उसमें द्विसदनीय विधायिका कितने राज्यों में थी आपको बताना। देखिए जो इसका 38 है 38 का जो आंसर होगा टोटल 5 में थी। 39 नंबर क्वेश्चन देंगे बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। देखिए ये जो है वो 6 महीने तक बिना मतलब अगर वो मंत्री बना रह सकता है 6 महीने तक और उसे फिर से मंत्री बने रहना है तो उसे विधायक निर्वाचित होना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है। तो ये जो आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत आधारित है। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। आपके लिए ये होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिससे हमें भी मालूम होगा कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग का तैयारी का स्तर कहाँ तक पहुंचा है। इसी के साथ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कितना सीखने में अच्छा लगा, कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। अगर आप लोग को इससे कुछ भी सीख मिलता है तो आप हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरा अगला आने वाला वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ धन्यवाद।